शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति का जो बंटवारा है, आपकी संपत्ति का बंटवारा वो घुसपैठियों में कर देगी, ये वो आरोप लगा है। पीएम मोदी के बयान से पूरी तरह से कांग्रेस तिलमिला। कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ पीएम मोदी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वे की बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया तो कांग्रेस बौखला। कांग्रेस ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई बात की ही ना, जबकि सच्चाई इसके उलट। आपको 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सुना था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित किया, जिसमें देश के विकास की योजना को लेकर काफी कुछ कहा गया। उसी दौरान मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का। सुनिए मनमोहन सिंह का वो बयान, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं। We will in fact devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यानी प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा कि माइनॉरिटीज का अधिकार होना चाहिए और मुसलमानों का खास तौर। इसके अलावा पीएम मोदी ने संपत्ति के सर्वे और संपत्ति को बांट देने का मुद्दा भी उठाया। इस पर भी कांग्रेस का रिएक्शन ऐसा था जैसे कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसी बात कभी की ही ना। कांग्रेस का घोषणा पत्र जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन राहुल गांधी ने फाइनेंशियल सर्वे की बात करते हुए कहा था कि जिसका जो हक बनता है उसे देंगे। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी कैसे कांग्रेस को बैक टू बैक टेंशन दे रहे हैं। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्वे होगा तो उसमें सबकी संपत्ति को आंका जाएगा। वो अपने हिसाब से उस चीज को बता रहे हैं। पीएम मोदी के अटैक से पूरा इंडी गठबंधन पैनिक मोड में। फौरन ये साबित करने की कोशिश शुरू हो गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी को खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाएंगे कहा जा रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएम मोदी को समझाएंगे। मतलब खुद कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि उनके घोषणा पत्र में क्या है और उनके नेता राहुल गांधी का क्या कह दे रहे हैं, और अब वो पीएम मोदी को घोषणा पत्र समझाए। खैर इस मामले में कांग्रेस सफाई देती फिर रही। कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुनिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम लीग का इशू है इसमें? सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालों में देना ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है? और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो
मुस्लिम लीग का है। बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? और 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। जो आज अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं उनमें से कोई ये नहीं बता रहा कि ये किसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी फिर चुनकर आ गए तो इस देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है? अपनी मर्जी की बात करते हैं तब मैनिफेस्टो में नहीं बताते कि कहां लिखा है। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है बीजेपी के कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? ये कहां लिखा है? तब तो बीजेपी का मैनिफेस्टो दुनिया को नहीं दिखाते। या जो इतने सालों से कहा जाता रहा कि मोदी आएंगे तो मुसलमान जैसे पता नहीं देश से खत्म हो जाएगा। 10 साल में क्या हुआ मुसलमानों के साथ भाई? और दंगे कम हो गए देश में, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई देश में। इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी ये फील होने लगा है कि पीएम मोदी ने जो आरोप लगाया है उसका असर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हो सकता है। इसलिए सारे दल अपना वोट बैंक संभालने में जुटे। जैसे अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार भी किया और अपना वोट बैंक संभालने की कोशिश भी की। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाह रहे हैं। एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र को सवालों के घेरे में खड़ा किया तो कांग्रेस की घबराहट आती है। आज फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वही हमला दूसरे अंदाज में किया। आज अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और ये माओवादी सोच है जिससे कई देश बर्बाद हुए। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह ने कैसे कांग्रेस की जुक्ति नष्ट बनाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो का कह रहा है। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पर जब भी पीएम मोदी को आरोप लगाते हैं तो फौरन पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और पीएम मोदी के आरोपों का फैक्ट चेक करने लगता है। एक से बढ़कर एक फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप लगाती है तो ना एविडेंस की बात होती है, ना ही किसी फैक्ट चेक की बात होती है। आप खुद कांग्रेस के कुछ आरोप देखिए। नरेंद्र मोदी जीते तो 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। ये कहां लिखा है? इसका फैक्ट चेक कब होगा? पीएम मोदी की वजह से देश में अल्पसंख्यक खतरे में। 10 साल में क्या हुआ अल्पसंख्यकों के साथ? यहाँ घर, राशन, रसोई गैस, शौचालय क्या नहीं मिल रहा मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये कहां लिखा है? लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का ये सवाल उठाना जायज है और ये सवाल लोगों को आगाह करता है उनके आने वाले भविष्य के। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। सैयद जवाद मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे अवधेश जी। छीनने का भी खेल खेला जा रहा है।
तो प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसके पीछे दूसरे फेज की वोटिंग को भी माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे फेज में 26 अप्रैल को देश की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें से 24 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम वोट प्रभावशाली माने जाते हैं और इन 89 में से 2019 में बीजेपी के पास केवल 14 सीटें गई थी। बीजेपी केवल 14 सीट ही जीत पाई थी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंगलसूत्र छीनने वाला बताते हुए पीएम मोदी महिला वोटर को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आई तो आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मोदी की एक ठोस रणनीति नजर आती। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आगामी 6 चरण के चुनाव के लिए महिला वोटर 2019 की तरह ही 2024 में भी डिसाइसिव हो सकती है। इसलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताने की कोशिश की। समानता के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इसलिए मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और कांग्रेस के आक्रामक अंदाज में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि घोषणा पत्र में किसी से भी कुछ लेकर बांटने की बात नहीं कही गई है। मंगलसूत्र कोविड के दौरान सुने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है। हालांकि ये चुनावी राजनीति है जिसमें रणनीति है मोदी और इस तरह की रणनीति से बीजेपी को माइलेज मिल सकता है, लेकिन असल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज मैदान में थी, तभी ये खबर आई कि अदालत ने 2016 में हुई शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। 42 लोकसभा सीटों वाले सूबे में एक झटके में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और उसका असर क्या होगा। देखिए, 24,640 टीचरों की नौकरी खत्म हो गई। 2016 से अब तक लिया गया पूरा Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसमें एक सेंटेंस है, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। दे मतलब जो बीजेपी बता रही है, यहाँ दे का मतलब है मुसलमान, कि मुसलमानों का पहला अर्थ है देश के संसाधनों पर। लेकिन पूरा बयान अगर आप उनका पढ़ें, मेरे पास उस पूरे बयान की कॉपी है, मैं अपने साथ आज लेकर आया हूँ, और पूरा बयान अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे बयान में देखिए एक सेंटेंस जो है जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा क्या थी। वो क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी विल हैव टू डिवाइस innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. They must have the first claim on resources. अब देखिए हिंदी में इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है पूरे बयान का। हिंदी में इसका मतलब है, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचे में निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए। तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो
कौन कौन होने चाहिए? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए। आज के लोगों को माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और एक ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी ये बात एक बार नहीं कही, कई बार कही। नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। ये राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया। राहुल गांधी सूरत की विजय को संविधान पर खतरा क्यों कह रहे हैं, इसे तानाशाही से क्यों जोड़ रहे हैं, ये तो पटियाल नहीं जानता। लेकिन अब आपको सूरत चुनाव की विक्ट्री वाली मिस्ट्री जरूर बताऊंगा। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਮਝਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਿਭੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਭਾ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੋ।